राजेश गोयनका एक बड़े बिजनेसमैन थे। कम उम्र में ही वो एक बड़ी कंपनी के लिए स्पेयर पार्ट्स बनाना शुरू कर दिया और ढेरों पैसे कमाए। घर वालों ने उनकी शादी बड़ी धूमधाम से की। शादी के कुछ दिनों बाद राजेश की माँ ने उनसे वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कहा। उन्होंने कहा, बेटा, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, क्यों नहीं वैष्णो देवी के दर्शन कर आते, दुल्हन को भी साथ ले जाते। तभी राजेश के पिताजी बोल पड़े, हाँ बेटा, टाइम निकाल कर देवी के दर्शन कर आओ। ठीक है पिताजी, लेकिन एक शर्त है, आप लोगों को भी हमारे साथ चलना होगा। नहीं बेटा, तुम लोग अकेले जाओ और एंजॉय करो, राजेश के पिताजी ने कहा। लेकिन राजेश माना नहीं और अपने माँ बाप सहित पूरा परिवार वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल पड़ा। राजेश का परिवार इलाहाबाद में रहता था। राजेश ने इलाहाबाद से 4 टिकट करवाए और पूरा परिवार चल पड़ा वैष्णो देवी के दर्शन को। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। ट्रेन अभी आगरा जंक्शन को पहुंचने को ही थी कि एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका था। वैष्णो देवी एक्सप्रेस ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जब राजेश को होश आया तो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। उसने डॉक्टर व नर्सेस से अपने माता पिता और नीलम के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि उसके परिवार के सभी सदस्य हादसे में मारे जा चुके थे। डॉक्टर ने उससे कहा कि एक्सीडेंट बहुत भयानक था और ट्रेन पर सवार ज़्यादातर लोग की मौत हो गई थी। डॉक्टर ने राजेश से कहा कि वह किस्मत वाला था जो बच गया। राजेश टूट चुका था, उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कहाँ जाए। किसी तरह अपने घर पहुंचा। घर उसे काटने को दौड़ रहा था। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। कई दिन गुजर गए। राजेश अपनी फैक्ट्री नहीं गया। एक दिन अचानक उसने बैग में अपना कुछ सामान पैक किया और निकल पड़ा। रात के 8 बज रहे थे। स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी थी। राजेश उसमें सवार हो गया। ट्रेन का नाम प्रयागराज था। प्रयागराज इलाहाबाद से दिल्ली जाती थी। ट्रेन में राजेश को नींद आ गई। सुबह वह दिल्ली में था। वक्त गुजरता गया। आज 3 साल गुजर चुके थे। राजेश ने दिल्ली में कड़ी मेहनत की। उसकी मेहनत एक बार फिर रंग लाई और वह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। एक दिन अचानक उसे अपने माता पिता वह अपनी पत्नी की याद आई। उसने सोचा क्यों न इलाहाबाद जाकर अपने परिवार के नाम पर पूजा पाठ करवाए और उनकी याद में संगम में स्नान करे। राजेश ने अपने सूटकेस में एक बार फिर एक जोड़ी कपड़ा रखा और निकल पड़ा, इस बार इलाहाबाद की ओर। इलाहाबाद को छोड़े उसे लंबे 3 साल हो गए थे। उसके घर की क्या हालत होगी। उसके दिमाग में बार बार ये बात आ रही थी। उस घर में वह अकेले कैसे रह पाएगा। इसी उधेड़-बुन में कब ट्रेन इलाहाबाद जंक्शन पर आकर रुकी उसे पता ही नहीं चला। ट्रेन रुक चुकी थी। इलाहाबाद आ चुका था। भीड़ के साथ राजेश भी ट्रेन पर से उतरा। ट्रेन एक्सीडेंट का वो भयानक मंजर एक बार फिर उसके दिमाग में नाच गया। उसका मन रो उठा। भारी कदमों से वह स्टेशन से बाहर आया और बाहर आकर वह मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। रिक्शे वाले, टेम्पो वाले यात्रियों को लुभाने के लिए चिल्ला रहे थे, कहाँ जाना है भैया, सस्ते में पहुंचा देंगे। कुछ रिक्शे वाले, टेम्पो वाले राजेश के पास आकर उससे पूछा, कहाँ जाना है साहब। लेकिन राजेश का दिमाग तो शून्य हो चुका था। वह भूत बना कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा। फिर होश में आने के बाद उसने एक रिक्शा किया और चल पड़ा अपने घर की ओर। अब राजेश होश में था। वो पुरानी सड़कें जिन पर अपनी गाड़ी लेकर वह भागा करता था आज कुछ अजीब लग रही थीं। उसके घर का क्या हाल होगा
वह बार बार सोच रहा था। तभी रिक्शे वाले ने कहा, साहब, ममफोर्डगंज आ चुका है, अब किस ओर चलें? राजेश ने रिक्शे वाले को रास्ता बताया और कुछ क्षण बाद वह अपने घर के विशाल गेट पर खड़ा था। गेट पर पहुंचकर उसे कुछ अजीब सा लगा। लंबे 3 साल के बाद वह यहाँ आया था। उसने सोचा था कि उसके घर के लॉन में बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग आई होंगी, पूरा घर बेहाल की स्थिति में होगा। गेट पर पहले ही जंग लग रहे थे। अब इतने समय के बाद उसकी हालत और ख़राब हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या, उसका गेट तो चमचमा रहा था। लगता था जैसे हाल ही में उस पर पेंट किया गया हो, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद रंग से, जो उसके पिताजी को बहुत पसंद था। गेट खोलकर राजेश अंदर प्रवेश करता है। गेट के खुलने की आवाज़ सुनकर एक खूबसूरत सी महिला, जिसकी उम्र लगभग 22 साल की रही होगी, तेजी से घर के बाहर वरांडे में आई। दोनों एक दूसरे को चकित भाव से देखने लगे। आपको बता दें, राजेश का घर एक विशाल बंगला था, बड़ा लॉन और एक बड़ी बिल्डिंग। उस महिला को देखकर राजेश गुस्से में बोला, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? महिला, जिसका नाम राखी था, घबरा गई और हकलाते हुए बोली, साहब, मैं क्या लगा रखा है? साहब, मैं एक दुखियारी औरत हूँ। करीब 2.5 साल पहले मेरे पति की नुमोनिया की वजह से मौत हो गई थी। मेरे सास और ससुर ने यह कहकर कि तू कुलक्षणी है, तूने मेरे बेटे को खा लिया है, मुझे अपने घर से बड़ी बेदर्दी के साथ ढकेलकर बाहर निकाल दिया। साहब, उस समय बरसात का मौसम था, बहुत पानी बरस रहा था। भटकते हुए मैं यहाँ पहुँची। एक हाथ में गठरी, मेरी पूरी जायदाद, और दूसरे हाथ में मेरी जिंदगी, मेरा छोटा बच्चा अखिलेश। गेट खुला हुआ था। मैं गेट के अंदर प्रवेश कर गई, यह सोचकर कि वरांडे में रात भर के लिए आश्रय ले लूँगी। सवेरे बरसात रुकने के बाद मैं चली जाऊँगी। जब वरांडे में आई तो कमरे का एक दरवाज़ा खुला मिला। बिजली के कड़कती रोशनी में मैंने देखा कि कमरे में सामानों पर धूल की परत जमी है और वहाँ कोई नहीं रहता है। बादल ज़ोर से कड़क और गरज रहे थे। मेरा बच्चा रोने लगा। मैं कमरे के अंदर आ गई अपने बच्चे के खातिर। राखी ने आगे कहा कि सवेरा होने पर मैंने पाया कि इस बंगले में कोई नहीं रहता है। जब दिन भर कोई नहीं आया तो मैं यहीं रहने लगी। साहब, मुझे 1.5-2 हफ्ते का वक्त दो, मैं दूसरे ठिकाने का इंतज़ाम कर लेती हूँ। और राखी सुबकने लगी। राजेश ने राखी को समझाते हुए कहा कि किसी के घर में बिना ओनर के इजाज़त के इस तरह से घुसना अपराध है। इस जुर्म में तुमको पुलिस जेल में बंद कर सकती है। यह ट्रेसपासिंग है। तभी कमरे के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। राखी भागती हुई कमरे में गई। जब लौटी तो उसके हाथ में एक नन्हा सा बालक था। राजेश को राखी की स्थिति पर दया आ गई। उसने राखी से कहा कि वो बंगले के पीछे सर्वेंट्स क्वार्टर्स में तब तक रह सकती है, लेकिन हाँ, जल्दी करना, क्योंकि उसे कुछ दिनों बाद यहाँ से जाना होगा। जाओ, सर्वेंट्स क्वार्टर्स में जाओ। और राखी अपने बच्चे और अपना सामान लेकर बंगले के पीछे चली गई। राखी के जाने के बाद राजेश वरांडे में खड़ा कुछ देर सोचता रहा। वह कमरे का दरवाज़ा कैसे खुला छोड़ गया था। उस समय शायद उसके दिमाग की स्थिति ठीक भी तो नहीं थी। राजेश ने कमरे के अंदर प्रवेश किया, फिर पूरे घर को देखा। राखी ने पूरे घर की सफाई कर रखी थी। उसने घर का अच्छा से ख्याल रखा था। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर लेट गया। दिन के 10 बज रहे थे। राखी के कमरे में प्रवेश करने पर राजेश अचानक आंख मलते हुए उठ बैठा। राखी के हाथों में एक ट्रे था जिस पर एक चाय का कप था। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया सर? नहीं नहीं, आओ बैठो। तुम्हारी कप कहाँ है? अंदर है सर, मैं वहीं चाय पी लूँगी। नहीं, अपनी चाय लेकर आओ।
और यहीं बैठो। जी सर, राखी ने राजेश से कहा और किचन से अपना कप लेकर आई। राखी के बैठने के बाद राजेश ने राखी से कहा, तुम बहुत अच्छा चाय बनाती हो। तुमने घर की देख रेख भी बहुत अच्छे से किया है। तुम कितना पढ़ी लिखी हो? सर, मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट? तभी तो। राखी, तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेती हो? सर, मैंने भी सोचा था कि नौकरी कर लूँ, लेकिन बच्चा अभी बहुत छोटा है। मैं उसे कहाँ और किसके पास छोड़ती। हाँ, ये बात तो है। राखी, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तुमने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। और बातों ही बातों में राजेश ने अपनी पूरी कहानी राखी को बताई। उसने राखी से कहा कि इस हादसे के बाद वह अपना होश खो बैठा था। शायद इसीलिए घर छोड़ते वक्त वह दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। अगर तुम यहाँ न आती तो सारा का सारा सामान चोरी हो जाता, या फिर धूल धक्कड़ से सारा सामान बर्बाद हो जाता। थोड़ी देर के बाद राजेश फिर बोला, राखी, यह घर बहुत बड़ा है। जी सर, इस घर को एक केयर टेकर चाहिए। अगर तुम यहाँ रहकर पूरे घर को संभाल सकती हो तो। मेरा दिल्ली में बहुत बड़ा कारोबार है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता। इस नौकरी के लिए मैं तुम्हें महीने में अच्छी सैलरी दूंगा। राखी की आंखों में रोशनी आ गई। वह बोली, सर आपके इस एहसान को मैं कैसे चुकाऊंगी? मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, और न यहाँ काम करके तुम मेरे ऊपर कोई एहसान करोगी। तुम्हें नौकरी चाहिए और अपने घर के लिए मुझे एक केयरटेकर। बोलो, तुम्हें मंजूर है? सर, एक भिखारी के पास कोई चॉइस नहीं होती है। आपने रहने के लिए मुझे ये पूरा घर दे दिया है, साथ में सैलरी। मैं आपकी कुछ नहीं। राजेश बोला, तुम ये डिज़र्व करती हो। भगवान अच्छे लोगों को क्यों इतना दुख देता है? आज राजेश को इलाहाबाद में रहते कई दिन हो गए थे। उसे संगम पर अपने परिवार के लिए पूजा करवानी थी। राजेश ने एक टैक्सी मंगवाई। राखी भी संगम पर नहाने की इच्छा जाहिर किया, जिसे राजेश मना नहीं कर सका। संगम पर राजेश ने पूजा पाठ करवाया। पुजारी जी ने उसे कुछ फल फूल और कुछ खाने पीने की चीज़ें एक बड़े प्लेट में देकर कहा कि सभी चीज़ों को गंगा जल में विसर्जित कर दो। प्लेट के सामानों को विसर्जित करते समय राजेश का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में बहने लगा। उस समय राखी गंगा जी में उतरकर नहा रही थी। राजेश को डूबते देख राखी ने आओ देखा न ताओ, वह राजेश की ओर छलांग लगाकर उसका कमीज पकड़ लिया और किसी तरह राजेश को बचाने में सफल हो गई। दोनों ही सन्नाटे में आ गए थे। किनारे कपड़ा बदलने के बाद वो जब लौटने को हुए तो राजेश ने राखी से कहा, तुम तैरना जानती हो? नहीं, तो तुमने मुझे इतना रिस्क लेकर क्यों बचाया? तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे बच्चे का क्या होता? सर, उस समय जो दिल ने कहा वो मैंने किया। मेरा बच्चा मर नहीं रहा था, लेकिन उस समय आपके साथ कुछ भी हो सकता था। रास्ते भर दोनों टैक्सी में एक दूसरे से बात नहीं किया। घर पहुंचकर राजेश ने राखी से चाय बनाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में चाय का प्याला राजेश के सामने था। अपनी भी चाय लेकर यहाँ आओ। जी सर। राखी अपनी चाय लेकर आई। बैठो। जी सर। राखी के बैठने के बाद राजेश ने राखी से कहा, कई साल हो गए हैं, चारों तरफ उदासी। तुम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से देखती हो? मेरी ज़िंदगी में क्या है सर, बस अपने बच्चे को किसी तरह बड़ा कर लूँ। राखी, मुझसे शादी करोगी? राखी चौंक पड़ी। मैं आपके लायक नहीं हूँ। लायक वायक की बात छोड़ो, मैं समझता हूँ कौन कितना लायक है। बस तुम्हें अगर कोई परेशानी न हो। मुझे क्या परेशानी हो सकती है सर? राखी ने झटके से कहा और शर्मा कर अपने मुंह को अपने पल्लू में छुपा लिया। कुछ दिनों के बाद राजेश ने राखी से शादी कर ली। उसके बच्चे को भी अपना लिया और उसने कुछ दिनों में
बंगले को बेच दिया। अब उसे पुरानी यादें नहीं चाहिए थीं। शाम को वही प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन। आज राजेश अपने होश में था, खुश था। ट्रेन ने सीटी मारी और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। धन्यवाद।